नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप हमारे देख रहे हैं विशेष पेशकश लव जिहाद। जी हां, इस्लामिक आतंकवाद का सबसे क्रूरतम चेहरा। वैसे तो इस लव जिहाद की शुरुआत यूरोप से हुई, लेकिन भारत में इसने सबसे ज्यादा जड़ जमाई और इस षड्यंत्र के तहत न जाने कितनी हिंदू लड़कियां इस लव जिहाद का शिकार हुई। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसी भी हिंदू लड़कियां हैं जिन्होंने इस लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई और षड्यंत्रकारियों को अपने षड्यंत्र में सफल होने में नाकाम कर दिया। आज एक ऐसी ही कहानी और कहानी से जुड़ी हुई वो पात्र हमारे साथ मौजूद है। दरअसल गाजियाबाद के अर्थला में बहके मुस्लिम लड़कों ने एक भोली भाली हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी करने की एक कवायद की। आज हम आपको उस पूरी घटना से रूबरू कराने वाले हैं। जी हां, ये लव जिहाद का वो मामला है जिसमें ज्योति ने डट कर मुकाबला किया है। ज्योति ज्वाला बन गई और उसने इस्लाम कबूलने से साफ इनकार कर दिया। ज्योति ज्वाला बन गई उस मुस्लिम भटके नौजवानों के सामने जिन्हें ये लगता था कि डरा धमकाकर ज्योति को मुसलमान बना देंगे। सालों जुल्म सितम सहते हुए ज्योति झुकी नहीं, वो ज्वाला बन गई, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा करती रही। ये पूरा मामला क्या है, हम ज्योति की जुबानी आज आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। ये घटना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे बसे गांव की है ये कहानी। और पूर्व अखिलेश सरकार के दौरान एक गरीब हिंदू परिवार के साथ यूं जोर जबरदस्ती होती रही। ये सहमा रहा परिवार और सहमे परिवार ने कानून का भी सहारा लिया है, लेकिन उन्हें वो इंसाफ नहीं मिला जिसकी उन्हें दरकार थी। तो चलिए हम सीधे आपको उस परिवार का दर्द, उस लड़की का दर्द यानी ज्योति का दर्द, उसी की जुबानी सुनाते हैं। ज्योति हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। और ज्योति, सबसे पहले तो हम चाहेंगे, पहले तो आपको बहुत बहुत शाबाशी और बधाई। बहुत सारी ऐसी हिंदू लड़कियां हैं जो इस वक्त आपको सुन रही होंगी, देख रही होंगी। आपने जो कदम उठाया इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, किस तरीके से आपको परेशान किया जाता रहा, क्या कुछ हुआ आपके साथ? जब मैं स्कूल जाती थी ना तो दो लड़के आते थे बाइक पे। एक तो मेरी क्लास का स्टूडेंट है, जब छुट्टी होती थी तो दोनों मिल जाते थे। एक फिरोज नाम का लड़का है, जब मैं स्कूल छुट्टी होती थी तो बाहर मिल जाते थे दोनों और मेरा पीछा करते थे। कभी हाथ पकड़ के भग जाते थे बाइक पर और कभी कमर पे हाथ मारते थे। मतलब ऐसी बदतमीजी करते रहे। मेरे ट्यूशन में भी आते थे वो शाम के टाइम, फिर बहुत बदतमीजी करते थे। बाइक पर आते थे कभी और वो मुस्लिम धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे कि मुसलमान बन जा, हमारा धर्म कबूल कर ले। और अगर आप इन चीज़ों को जब मानती नहीं थी तो कैसे, क्या धमकियाँ दी जाती थी आपको? हाँ, कि मतलब हमारे साथ रहने लग जा, ये धमकी देते थे कि तेरे घर वालों को मार देंगे अगर तू अपने घर वालों को कुछ बात बताएगी। इसलिए मैंने डर की वजह से कुछ भी नहीं बताया अपने घर वालों को। फिर बाद में जब ज़्यादा बदतमीजी करने लगे, कभी हाथ पकड़ा मेरा, रोड पे बदतमीजी करते थे कुछ ज़्यादा, तो फिर इसलिए मैंने शाम को घर पे सब माँ बापों को सारी बातें बताई, मम्मी पापा को। चलिए, राजवती जी भी हमारे साथ हैं, ज्योति की माँ हैं। और राजवती जी, जब ज्योति ने पहली बार इस घटना के बारे में आप लोगों को बताया तो क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया थी, किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी घटना चक्र को लिया? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ ऐसे किसी बेटी की, बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। जब अखिलेश की सरकार थी, जब हमने रिपोर्ट लिखवाई, पिछले 2 महीने हुए हैं, जब मेरी बेटी ने बताया कि हमारे साथ बदतमीजी करते थे, दो तीन लड़के आते थे, तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद 10 दिन बाद वो पुलिस ने गिरफ्तार करे और उसके बाद फिर हमने वो लड़के जेल भेज दिए और नाबालिग किए जा रहे हैं वो लड़के। एक तो बालक है, एक नाबालिग है, ऐसे कहे जा रहे हैं। और वो जो है और हमारी बेटी के साथ जो बहुत बदतमीजी करते थे वो लड़के। और देखो, हम जो है बहुत कई दिन तक परेशान है, कई दिन तक हमारा खाना नहीं बना और इतने डरे हुए थे। और बाद में जब तक वो लड़के ना पकड़े गए, जब तक मेरे घर आते थे उनके माँ बाप, लेडीज भी आती थी और आदमी भी आते थे कि तुम जो आप लोग को क्या क्या कहा जाता था? धमकी दे रहे थे कि तुम जो है फैसला ले लो और तुम जो है यहीं की बात दबा दो। अब बताओ, हमें इतना डराया जा रहा था कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे। वो लड़के कहते थे मेरी बेटी से, और तुम्हें मार देंगे जो तुम किसी को बताओगी। तो हम इतने डरे हुए थे, हम बहुत ज़्यादा। तो हमने इन्हें
पड़ोस में रहते हैं, हमारे हिंदू रक्षा दल के से हैं, दीपक प्रजापति। और जी, उनसे आपने इन्होंने से मदद ली और इन्होंने हमारी बहुत मदद करी, किराए मोटरसाइकिल से, और वैसे भी कोर्ट में भी गए हमारे साथ और बहुत मदद करी है इन्होंने। चलिए, बहुत अच्छा। दीपक प्रजापति खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दीपक, खास तौर ये खास बात इसमें पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, एक लड़की जो कि नाबालिग है, दो लड़के जो कि नाबालिग हैं, वो छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, फिर परिवार वाले डराते धमकाते हैं, बावजूद इसके कोई सही जो न्याय मिलना चाहिए उस परिवार को उस तरह से नहीं मिल पाता। आप लोगों की पूरी भूमिका क्या रही? क्या आप लोगों ने भी जब इंटरवीन किया इस पूरे मामले में, आप लोगों को भी किसी तरह की धमकी मिली? जी मैम, मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये मेरे पड़ोस में रहते हैं। जब ये घटना हुई तो घटना होने के बाद ये बहुत डरे हुए थे। ये लोग कोई भी कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्हें डर था कि बराबर में मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। अच्छा। कहीं कोई हमारे साथ में अप्रिय घटना ना हो जाए हमारे परिवार के लिए। तो हम लोगों ने, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, तो मैंने इनसे पहले पूछा भी आप लोग जो है पूर्ण रूप से हमारा भी सहयोग करोगे, क्योंकि हमने देखा है, हम बहुत केसेज में जाते हैं कि अधिकतर पीड़िता जब तो कह देती है कि चलो हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन जब उसे डर लगने लगता है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो फिर हमने इनसे पहले पूछा, तो ये लोग तैयार हो गए। इन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं लव जिहाद के खिलाफ भी। अगर वो बेटी हमारे साथ में, अगर आपकी बेटी तो होती तो आप क्या करते? तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि देखो, ये बहन बेटी की जब बात आ जाती है तो हिंदू रक्षा दल का खून वास्तव में खोलने लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इनकी एक बहन बेटी हमारे पड़ोस में रहने के बावजूद भी उसके साथ में ये अबड़ता हुई है। तो मैं इन्हें तुरंत ही हिंडन चौकी लेके गया और जाने के बाद में हमने तहरीर दी और मुकदमा पंजीकृत कराया। पंजीकृत कराने के बावजूद भी 10 दिन तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उसके बाद में फिर चलिए 10 दिन तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और इस बीच जरा आरोपियों की तस्वीर भी आप देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही दो लड़के हैं जो ज्योति को लगातार परेशान करते रहे, ज्योति पर दबाव बनाते रहे शादी करने का, ज्योति पर दबाव बनाते रहे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए। ये दो लड़के हैं। आपको तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगाइए, क्या आप इन लड़कों को बालिग कहेंगे? इनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, ज्योति के परिवार वालों ने बताया है, दीपक जी बता रहे हैं कि सिर्फ बाल सुधार गृह में इन्हें भेज दिया गया है। क्या बाल सुधार गृह में भेज देना ही सही सजा है? क्या ऐसे लड़कों के खिलाफ जो पूरी तरीके से प्लांटेड हो, जो एक षड्यंत्र के तहत प्लांट किए जा रहे हो, जो हिंदू लड़कियों को बरगलाकर उनका मतांतरण और धर्मांतरण कराने की साजिश में पूरी तरह से शामिल हो, क्या उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ बाल सुधार गृह भेजकर ही पल्ला झाड़ लेना क्या सरकार का काम है? सीधे तौर पर मेरे साथ संकेत कटारा भी मौजूद हैं, कानूनी सलाहकार हैं। संकेत, आप क्योंकि कानूनी सलाहकार हैं, आपने इस पूरे मैटर को देखा। जब 10 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई तो वो कौन कौन सी धाराएं, सबसे पहले आप लोगों ने भी जब तहरीर दी थी, आप लोगों ने बात बताई होगी, तो पुलिस की तरफ से कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया? पुलिस की तरफ से 354A, 354B, 506 और 504 की धाराएं लगाई गई। 506 और 504 के अंतर्गत 504 में गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग, 506 में जान से मारने की धमकी, और 354B जो कि किसी लड़की को डरा धमका के उसके साथ किसी प्रकार के संबंध बनाने की कोशिश करना, और 354A जो कि किसी भी लड़की के साथ किसी प्रकार की गलत व्यवहार करना और उसको जबरन उसके साथ असॉल्ट करना, इन धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। लेकिन मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम, जो ये आप कार्यक्रम चला रहे हैं लव जिहाद के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज का खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कृत्यों को भी कोई चैनल इतने खुले तौर पे दिखा सकता है। इस बात का मैं आपका सादर धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके बाद में आपका एक घटना की ओर प्रकाश ले जाना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर दंगे। मुजफ्फरनगर दंगे का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यही छेड़छाड़ की घटना रही थी। ये सब इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार लोग फिर एक बार जान लें कि छेड़छाड़, और वो भी यही इस्लामिक लड़कों के द्वारा छेड़छाड़ का कारण मुजफ्फरनगर दंगा बना। लेकिन तब भी पुलिस इन मामलों को संज्ञानता से नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्यों हिंदू संगठनों,
क्यों? सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद कि क्यों मीडिया को आना पड़ता है, क्यों पुलिस अपना पूरी तरीके से काम नहीं करती है। अगर पुलिस तत्परता दिखाए तो क्यों किसी को मीडिया का सहारा लेना पड़े और क्यों किसी को हिंदू संगठन का सहारा लेना पड़े। बिल्कुल, पुलिस तत्परता से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा बदलाव आया है और सरकार बदली है और एक जिस तरीके से एक एक्शन लेना शुरू किया गया है उससे बदली हुई तस्वीर की उम्मीद भी की जा रही है। ज्योति, मैं आपसे एक खास बात जानना चाहूँगी। आप क्योंकि मैं जब समझ सकती हूँ लड़की होने के नाते कि डर कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, और लेकिन ऐसे समय में जब आपको ये लड़के आपका ब्रेन वॉश कर रहे थे और आपको डरा धमका रहे थे, आपने किस तरीके से उनको जवाब दिया? क्या कुछ आपकी तरफ से प्रतिक्रिया रहती थी? और ये लड़के इस्लाम के नाम पर आपको किस तरीके से लालच देते थे, क्या कुछ कहते थे? हम चाहते हैं कि आप पूरी बात खुलकर आज हमारे दर्शकों के सामने सुदर्शन न्यूज़ के इस मंच से रखें, ताकि वो लड़कियां भी जागरूक हो सकें कि उनके सामने भी हो सकता हो कई ऐसी लड़कियां हो जिनको वो बातें कही जा रही हो। आज आप उसका खुलासा करें। नहीं, पहले अखिलेश की सरकार थी तो इसलिए इतना डर था कि गुंडागर्दी चलती थी बहुत और पुलिस वाले भी काम नहीं करते थे। अब योगी जी की सरकार आ गई है तो अच्छा कंफर्ट फील हो रहा है, लेकिन भी ना दिखाई देते। अब स्कूल पे भी पुलिस रहती है और यूपी बोर्ड भी मैंने इतनी अच्छी तरीके से दिया स्कूल है पे भी लड़के ना कि मतलब योगी जी की सरकार आ गई है तो अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। पुलिस वाले भी अब कुछ ज्यादा ये जो एंटी रोमियो चलाया है ये जारी रहना चाहिए, एक अच्छा काम हो रहा है ये। वैसे ज्योति, वो लड़के उस वक्त आपको क्या धमकी देते थे, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तू मुस्लिम धर्म कबूल कर ले, हमारे साथ निकाह कर ले, इतनी धमकी दी जा रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी। मैं प्री बोर्ड के मेरे 2 एग्जाम छूट गए थे, मैं देने नहीं गई। मेरी बेटी के 2 पेपर छूट गए डर की वजह से। इतना डर था मुझे बहुत। 1 महीना बोर्ड का रह रहा था, तैयारी कुछ ना हो पाई। अब पता ना कैसे पेपर दिए मेरी बेटी ने, कैसे ना दिए। गौरव मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, जिन्होंने इस पूरी खबर को क्रैक किया है और जो लगातार इस खबर पर बने रहे। गौरव, इस पूरी घटना चक्र में एक पहलू जो सबसे बड़ा है कि इस तरीके का षड्यंत्र अब भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, न जाने कब से चला रहा था और चंद गिनी चुनी लड़कियां होती हैं जो इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाती हैं। ज्योति उन्हीं में से एक है। अब जब पहले सरकार की हम बात करें, जिन 2 लड़कों की बात हो रही है, उन 2 लड़कों को महज बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, कह के कि एक्शन ले लिया गया। लेकिन ये दोनों लड़के बालिग हैं, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि बालिग लड़के हैं। अब क्या इनके खिलाफ दूसरे तरीके से एक्शन लिया जाएगा? क्या किसी तरीके से इस पूरी खबर को सामने आने के बाद प्रशासन इस खबर को संज्ञान में लेते हुए दोबारा एक्शन लेने की मूड में नजर आ रहा है? देखिए लौनी, फिलहाल सूबे में सरकार बदल चुकी है और सूबे में कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके की सरकार है उसका एक्शन पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के चाहे हम किसी जिले की बात करें, लगातार जो है सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और उसी कदम का जिक्र अगर मैं करूं तो अगर साहिबाबाद से इस केस को मैं जोड़ूं, लगातार जब इस केस को पहले दिन से लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मेरे मन में भी इसी तरीके के सवाल थे कि आखिर इन लड़कों को जो है बाल सुधार गृह में क्यों भेजा जा रहा है। जब वहां मेरी बातचीत हुई तो जो पुलिस ऑफिसर के आला अधिकारी, उनका ऐसा कहना था कि जो इनकी उम्र सीमा है वो नाबालिग की श्रेणी में है। हालांकि अगर उनके डॉक्यूमेंट की बात करें, जो डॉक्यूमेंटेशन थाने में किया गया है, जो उनका डॉक्यूमेंट जमा कराया गया, उसमें उनकी उम्र सीमा नाबालिग बताई जा रही है, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा लावनी। लेकिन एक और सवाल है, जब उस समय मैंने स्कूल में जाकर के स्कूल प्रशासन से बातचीत किया था, जहां से ज्योति पढ़ाई कर रही है साहिबाबाद में, तो स्कूल प्रशासन का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें तो इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि जिन 2 बच्चों का जिक्र लगातार किया जा रहा है वो ज्योति को साल भर से परेशान कर रहे थे। और ज्योति से उस समय मैंने जब बातचीत किया था, उसका इंटरव्यू किया था, तो ज्योति ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि मैं इस डर से नहीं बताती थी कि मेरी बदनामी होगी। तो कहीं ना कहीं जो ज्योति ने भी बोला है कि सरकार बदली है, एंटी रोमियो स्क्वाड जो सक्रिय हुए हैं, उनकी स्कूल के बाहर भी अब कहीं ना कहीं पुलिस बल की गाड़ियां खड़ी रहती है, जिससे लड़कियों का हौसला जो है वो बढ़ा रहता है। लौनी, इस चीज को मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है, प्रैक्टिकली उन चीजों को हम देखते हैं कि जो गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं वहां पर अमूमन लड़के बाइक लेके खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके खड़े रहते हैं, और जैसे ही छुट्टी होती है स्कूल की, वो लड़के उन लड़कियों को ट्रैक करते हैं, बेवजह परेशान करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, निश्चित तौर पे उसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर इस घटना को हम देखें, जब ये घटना हुई थी, सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी, तकरीबन 15 से 20 दिन लग गए थे FIR को दर्ज कराने में। हिंदू रक्षा दल इस पूरे मामले को लगातार जो है इनके परिवार वालों के साथ मिलकर देख रहा था। उन्होंने बताया कि काफी FIR कराने में मशक्कत हुई, लेकिन फिर भी FIR दर्ज हुई।
ज्योति के अंदर से वो डर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो स्कूल अकेले आती जाती थी अपने सहेलियों ठीक है गौरव, आप मेरे साथ बने रहें। ज्योति, स्कूल आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी और आपका डर जायज था, लेकिन क्या स्कूल में जब इस बात से जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई, आपने स्कूल में इस बाबत अपने टीचर को, अपने हेडमिस्ट्रेस को, किसी को इस बाबत कोई शिकायत की कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ? नहीं, टीचरों को तो किसी को नहीं बताया, मैंने बस अपने माँ पापा को ही बताया था। शाम को आकर घर पे ट्यूशन गई थी मैं, फिर मम्मी पापा को सारी बात बताई थी। ट्यूशन में भी परेशान करते थे मेरी बेटी को वहाँ भी जाकर, मैंने ट्यूशन भी 1 महीना से छुड़वा लिया था। बताइए, ये इतना हो गया है कि बच्ची की पढ़ाई तक छुड़ाने पड़ गई, जबकि हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार शायद इस बात को समझ नहीं रही थी। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और ये जो खबर सामने आई है, लव जिहाद के न जाने कितने केसेस हमने और आपने कब से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लव जिहाद के विरोध में एक लड़की सामने आती है, उसने उसका विरोध किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि विरोध के बावजूद इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। दोनों लड़कों को सिर्फ बाल सुधार गृह भेज दिया गया। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति ही थी जो लड़कों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई? विक्रम जी। लावनी जी नमस्कार। और ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है और इसकी समीक्षा के लिए मेरे सामने केवल मैं 3 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तुष्टीकरण की राजनीति तो थी ही कि आपने जहां प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी तो आपने ढिढोरा पीटा 1090 हेल्पलाइन का। अरे आप अपनी महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा तो कर ना पाए जो 1090 में थी, आप हमारी बच्चियों की क्या सुरक्षा करेंगे? छेड़खानी और लव जिहाद एक समस्या नहीं थी, ये एक महामारी के रूप में हमारे पास हमारे प्रदेश में थी और इसके निराकरण के लिए कोई भी ठोस कार्रवाई, कोई कार्य योजना सरकार और पुलिस के सामने नहीं थी। हमारी बच्चियां और उनके परिवार बिल्कुल असहाय होकर के कातर दृष्टि से सरकार और पुलिस की देखते थे और उनका कोई भी प्रति उत्तर, कोई भी प्रभावी कार्रवाई, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई इन लफंगों के लिए नहीं कर पाए थे। अब अगर आप इसकी रणनीति देखें, इन लोगों की कितनी घृणित रणनीति थी, न सिर्फ हमारी बच्चियों को वर्गलाना, बल्कि ये देखिए कि अगर हमारे घर में 1 बच्ची है, 2 बच्ची है, लव जिहाद के बाद आधी या पूरी संपत्ति पे हथिया लेना, फिर उनका देह शोषण करना और उसके बाद उनको बेच देना देह व्यापार में, कितनी घृणित और सोची समझी आपराधिक कूटनीति के तहत ये लव जिहाद का इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। विक्रम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप प्रशासनिक उससे जुड़े रहे हैं सीधे तौर पर। हम ये देखते आए हैं कि लव जिहाद इस देश में पहले लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब खबरें सामने आने लगी तो लव जिहाद की बात को कबूला गया, उन लोगों ने भी स्वीकार किया जो इसका विरोध कर रहे थे। बावजूद उसके सपा सरकार में ऐसी खबरें जब सामने आती रही तो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बयानबाजी होती रही, सिर्फ हिंदू संगठनों के विरोध में बयानबाजी होती रही। आखिर क्यों ये दबाव था? क्यों सपा सरकार ये जानते हुए भी कि लव जिहाद जैसी चीजें हो रही हैं, वो लड़कियों के पढ़ने बढ़ने की बात कर रहे थे, आपने जैसे बोला 1090 भी उन्होंने शुरू की, लेकिन लड़कियों के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। क्या उनकी मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि गलतियां हो जाती है लड़कों से। बिल्कुल, आपके शो में मैंने कहा था कि जब शीर्ष नेता ये कहेंगे तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से तो क्या फांसी की सजा, फांसी की सजा से भी अगर और कोई कड़ी सजा हो वो देनी चाहिए। किस बात का उदार दृष्टिकोण आप दिखा रहे हैं? क्योंकि आप सत्ता में बने रहे, आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है तुष्टीकरण की राजनीति, आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है कि आप प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई न करें और एक उदार दृष्टिकोण ऐसे कुत्सित और पीड़ित अपराधियों के विरुद्ध आप कोई कार्य योजना न तैयार करें। लेकिन सवाल ये उठता है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और उदार दृष्टिकोण अपराधियों के प्रति हमारी बच्चियों को, उनके परिवार को बहुत बुरी तरीके से असुरक्षित किया, बिल्कुल असुरक्षित किया है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। विक्रम जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप मेरे साथ बने रहें। इस वक्त वीएचपी से राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो मसला लेकर सामने आए हैं, लव जिहाद की न जाने कितनी घटनाएं हम और आप हर रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, लेकिन सही काम और सही स्थिति और सही न्याय नहीं मिल पा रहा है बच्चियों को। अब एक तस्वीर भी बदल रही है। एक बच्ची आज हमारे सामने है जिसने विरोध किया है लव जिहाद का, लेकिन फिर भी उसे पूरा न्याय नहीं मिल पाया। सुरेंद्र लव जिहाद की घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में है और संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में है। क्योंकि इनके लिए लड़कियां ये एक स्वाभिमान वाला जीवन जीने का अधिकार देने
का इनको नहीं समझता है, इनको केवल भोग की वस्तु दिखाई देती है। और दूसरे धर्मों की लड़कियां तो इनके निशाने पर हमेशा से रही हैं। और ये लव जिहाद शब्द हमारा दिया हुआ नहीं है, ये लव जिहाद शब्द भी केरल हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया शब्द है। इसका मतलब पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त हो रही है। और दुर्भाग्य ये है, अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले लोग न केवल इस पर पर्दा डालते हैं, अपितु इनको बढ़ावा भी देते हैं। और केवल इनको नहीं, बलात्कारियों को भी देते हैं। जिस तरह की घटनाएं सरेआम हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि सड़क से खींचकर खेत में ले जाया जा रहा है, और फिर भी सरकार कहती है कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आखिर अब क्यों रुक रही है वही घटनाएं? तो इसलिए ध्यान में आता है कि ये लव जिहाद, लड़कियों के प्रति प्रदूषित मानसिकता, ये हमारे समाज का एक लेकिन अब जो एक बदली हुई तस्वीर है, हम देख रहे हैं सरकार बदली और परिस्थितियां भी बदल गई। हमने तुरंत देखा कि सीधे तौर पर अब एंटी रोमियो स्क्वाड भी बन गया है। वो बच्चियां, वो लड़कियां जो इस दलदल में जा चुकी हैं, जिनको अब एक आस जगी है, उनके लिए क्या अब उम्मीद होगी कि उनको उस जंजाल से निकाला जाएगा? आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? सब बच्चियों के लिए हमने पहले ही व्यवस्थाएं करी हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में ऐसी जो बच्चियां लव जिहाद में फंसा कर ले गई थी, उनको जो वापस आई, हमने उनको इज्जत की जिंदगी दी है, हमने उनको बसाया भी है। और भी ऐसी जो बच्चियां, जैसी एक आप सामने कह रहे हैं, ऐसी जो भी बच्चियां आती हैं वो विश्व हिंदू परिषद से संपर्क करें। सरकार साथ देगी, ये हमको विश्वास है। नहीं देंगे तो भी ये हमारा कर्तव्य बनता है, एक हिंदू के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते, एक भारतीय के नाते, हम इनको पूरे स्वाभिमान की जिंदगी देंगे। और भविष्य में ऐसी न हो, इसकी जिम्मेदारी आपका चैनल को मैं बधाई दूंगा। आप हमेशा से बड़े वास्तव में बिंदास बोल ही नहीं, आप बिंदास ढंग से इन सारे विषयों को उठाते हैं, समाज के सामने विषय आते हैं और ये रुकते भी हैं। भविष्य में रुकेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से भविष्य में रुकेंगे। और क्योंकि आप भी मेरे साथ बने हुए हैं और विक्रम जी भी हमारे साथ हैं, ज्योति आप दोनों से एक उम्मीद रख रही हैं। ज्योति, बीएचपी के राष्ट्रीय महासचिव है सुरेन जी, उन्होंने भी आपको पूरा एक मौका दिया है अपनी बात रखने का, आप उनसे संपर्क कर सकती हैं। और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसी दुर्घटना आज मुझे हुई है, ऐसी किसी भी लड़की को ना हो ये घटना। अगर होती भी है तो वो किसी उस रक्षा दल का या सहारा लें, या पुलिस को बताएं, या अपने माँ बाप को बताएं। पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए, सपा नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद साहब, स्वागत कर रही हूँ, आप सपा से जुड़े हुए हैं। आपके शासनकाल जब था उत्तर प्रदेश में, आप लोग की सरकार थी, एक घटना सामने आई है लव जिहाद की। लड़की हमारे सामने है, ज्योति पीड़िता है, लेकिन उसने लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। न्याय पूरा नहीं मिल पाया सर, इस परिवार को इस बात का बहुत दुख है। क्यों नहीं उन लड़कों के खिलाफ पूरा एक्शन हो पाया आपकी सरकार में? क्यों आपकी सरकार में बेटियां यूं ही लव जिहाद का शिकार होती रहीं? मजबूरी क्या रही थी सर आपकी? अरे भाई, आज सरकार योगी जी की सरकार है, 20 दिन हो गए सरकार बने हुए। सर तो केस आपके समय का है मोहम्मद शाहिद साहब, ये केस उस समय का है, उस वक्त की घटना है जब सरकार आपकी थी। आपने आज क्यों उठा रही? ये लड़की उस वक्त भी वो आपके दरवाजे पर पहुंची, प्रशासनिक दरवाजे पर पहुंची, लेकिन किसी भी तरीके का कोई न्याय नहीं मिला। मेरे साथ पूरा परिवार मौजूद है। अरे भाई सुनिए तो, लावनी जी पहले सुनिए जी। अगर आपने कोई सवाल किया है तो बोलिए सर, बोलिए। अगर कोई महिला इस तरह की बात करती है तो उसको जब ये घटना घटी थी उस वक्त कहना चाहिए था वहाँ के पुलिस के लोगों से। ये तो जैसे लग रहा है कि पुलिस को पूरी जानकारी दी गई थी। ऐसा नहीं है, पुलिस को पूरी जानकारी दी गई थी। काफी दिन बाद ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। क्या हिंदू मीडिया और हिंदू संगठनों का दबाव आया, उसके बाद तो ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये 21/2/2017 की घटना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, पहले उसकी जानकारी बढ़ाइए। मोहम्मद शाहिद साहब, परिवार आपसे कह रहा है, कम से कम आप उन परिवार वालों की बात तो सुन ले जो पीड़ित है, उनकी बात सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि वो आपके पास गए थे, वो उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट कराई थी, लेकिन 10 दिनों तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे और हम अपने सभी मेहमानों से भी अनुरोध करेंगे कि वो हमारे साथ बने रहें। और इस मुहिम की अगली कड़ी आप 6 बजे हमारे साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, हमारे देश के सीधे आधी आबादी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और अब जरूरत है कि उन आधी आबादी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए।
हमारे साथ आप बने रहिएगा। बहरहाल अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो लव जिहाद के खिलाफ ज्योति बनी ज्वाला की दूसरी कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी विनीत। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक घटना होती है लव जिहाद से जुड़ी हुई, लेकिन इस लव जिहाद के खिलाफ ज्योति ज्वाला बन चुकी हैं। उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के बावजूद भी पूरा न्याय नहीं मिल पाया। सपा सरकार के कार्यकाल में ये पूरी घटना हुई, लेकिन अब एक उम्मीद जगी है। बहरहाल मेरे साथ चारों मेहमान लगातार बने हुए हैं और गौरव जिन्होंने इस खबर को क्रैक किया है, गौरव भी मेरे साथ बने हुए हैं। गौरव, अभी हमने जब पहली कड़ी ये जब हम दिखा रहे थे तो मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भाई ये मामला अब क्यों सामने आ रहा है, ये मामला अब क्यों सामने आ रहा है। सवाल सीधा सीधा है कि अब लोगों के जहन से डर निकल रहा है, इसलिए ये मामला सामने आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर लावनी, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था कि अगर पूरे परिवार की बात करें, ये परिवार गाजियाबाद में जो है कई लोगों से इन्होंने मुलाकात किया था और कई लोगों से इन्होंने बातचीत की थी कि इनकी बातों को सुना जाए। और अगर बात करें वहां के नेताओं की, उस समय भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से भी जाकर के इस परिवार ने मुलाकात किया था, क्योंकि प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी, तो एक उम्मीद थी उनको कि कम से कम कुछ नहीं हो तो बेटी को इंसाफ मिलेगा, जो मुकदमा है पंजीकृत कर लिया जाएगा। और जब मैंने जाकर के स्कूल प्रशासन से बात किया था, तब भी उनका यही कहना था कि जो परिवार के लोग हैं बेहद गरीब हैं, वो समाज में बहुत ज्यादा खुल के नहीं आना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि अगर बहुत खुल के आएंगे, हो सकता हो कि जिन लड़कों ने छेड़छाड़ किया ज्योति के साथ, हो सकता हो कि कोई और कदम उठा लें, धमकाएं, क्योंकि वहां पे जहां ये लोग रहते हैं काफी मुस्लिम बहुल इलाका है, इस वजह से भी ये लोग डरते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो नेताओं के ऊपर निकल के जब कोई बात आती है, वो उससे सीधे पल्ला झाड़ लेते हैं, सरकार बदलने के बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जैसा कि इस लड़की ने खुद कहा, ज्योति ने खुद कहा कि अब एंटी रोमियो स्क्वाड आने के बाद से स्कूल के हालात बदले हैं, क्योंकि जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं लावनी, वहां पर भी हालात यही हैं। आप दोपहर में 12 बजे के बाद खड़े हो जाइए, तमाम लड़कों की बाइकें आपको इस स्कूल के बाहर मिलेगी। साहिबाबाद का जो स्कूल है, इस लड़की ने अपना पेपर भी छोड़ा। स्कूल के उसका जो हाई स्कूल की परीक्षा थी, प्री एग्जाम थे, उसके 2 पेपर इस लड़की ने इस डर से छोड़ दिया कि अगर मैं स्कूल परीक्षा देने जाऊंगी तो लड़के मुझे जबरन पकड़ेंगे और मेरा धर्मांतरण करा देंगे। तो ये डर ज्योति के मन में था लगातार, इस वजह से ज्योति जो है स्कूल नहीं जा रही थी। हालांकि सूबे में नई सरकार जरूर आई है और अब नई सरकार के आने के बाद ही स्थिति बदल रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीती सरकार ने अगर इस कदम की ओर, इस घटना की ओर, इस तरीके की तमाम घटनाओं की ओर ध्यान दिया होता तो शायद ज्योति को ज्वाला बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्योति आराम से अपना एग्जाम देती और आज जो उसके साल बर्बाद हुए हैं, उस साल में न जाने वो क्या क्या कर सकती थी, वो कितनी पीछे हो गई है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मेरे साथ बनने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं। शाहिद साहब, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये लड़की आप पहले क्यों नहीं आई, ये घटना पहले क्यों नहीं सामने आई। सामने तो पहले भी आई थी। हमारा सवाल यही था कि इस घटना के बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई। परिवार कह रहा है कि उन्होंने जाके एफआईआर लिखाने के लिए न जाने कितनी बार पुलिस स्टेशन गए, 10 दिनों तक तो एफआईआर ही नहीं दर्ज हो पा रही थी। आखिर ये किस तरीके का दबाव था कि एक बच्ची परेशान है, एक बच्ची का परिवार परेशान है और पुलिस महकमा उन लड़कों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाता। मोहम्मद शायद और चले शाहिद साहब शायद हमारे साथ अभी नहीं है और इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सीधा सवाल अब बन रहा है कि इस देश में न जाने कितनी जगहों से, हर राज्य से लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ जो एक एक्शन लिया जाना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा है। एक लड़की अब आगे आई है, उसे पूरा इंसाफ चाहिए और ये देश के सियासतदानों का कर्तव्य बनता है कि उसे इंसाफ दिलाए। अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ इस देश के अंदर या हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर कोई भी हमारी बहन, बेटी, हमारी माँ या महिला शक्ति जो है वो भय मुक्त रहे, ये हर सरकार की ड्यूटी बनती है, हर सरकार का धर्म है ये, और उसको ये अपना धर्म निभाना चाहिए। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं कि पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ,
उत्तर प्रदेश में जो सरकार रही और जिस ढंग से, हेलो जी जी अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है भाई? जी जी। जिस ढंग से वो सरकार चली और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, जंगल राज था। हमारी माँ बहन बेटियों, नहीं अशोक जी, सवाल ये है कि बीती सरकार में क्या हो रहा था ये हर कोई देख रहा था। हम देख रहे थे, आप देख रहे थे, तमाम दूसरी पार्टीज के नेता भी देख रहे थे, लेकिन विपक्ष होने के नाते भी तो एक भूमिका होती है। इन बच्चियों के खिलाफ विपक्ष ने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया और पूरी गहनता के साथ क्यों नहीं कार्रवाई के लिए आवाज उठाई गई? हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ ये सब चीजें उठाई हैं और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अब कहीं दूर दूर तक ऐसी घटनाएं नहीं होगी, अगर होगी तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अशोक जी, एक और सवाल करूंगी, आप बहुत अच्छी बात करें कि दूर दूर तक घटनाएं नहीं होंगी और कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जब ये घटनाएं सामने आ रही हैं तो राजनीतिक दल या राजनीतिक चेहरे नहीं सामने आते हैं, पहले हिंदू संगठन सामने आकर आवाज उठाते हैं। यहां तक कि उन हिंदू संगठनों को भी विरोध का सामना करना पड़ता है, उस हिंदू संगठन के लोगों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। तो उनकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा जो इसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं? जो जायज आवाज उठाएगा, चाहे कोई सा भी संगठन हो, हिंदू संगठन का धर्म है, कोई भी संगठन हो, उसको सरकार पूरी अपनी तरफ से वो सब चीजें देगी, वो पूरी सुरक्षा देगी जो उसको मिलनी चाहिए। नाजायज बात के खिलाफ, ऐसे लव जिहाद के खिलाफ जो भी ऐसी घटनाएं होंगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में है और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। सर, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूंगी आपसे, एक आखिरी सवाल करूंगी कि बात खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, इस देश में 29 राज्य हैं और तमाम राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब किस तरीके से उन तमाम राज्यों की लड़कियों को भी न्याय मिलेगा जो इस जंजाल में फंस चुकी हैं, या अब भी उनके साथ ऐसे अन्याय हो रहे हैं? केंद्र में भी आपकी सरकार है, कई राज्यों में भी अब आपकी सरकार है, बहुत उम्मीद है। कोई एक ऐसा कानून होना चाहिए सर जिससे ये लड़कियां बच सकें। निश्चित रूप से हर सरकार का ये धर्म बनता है, मैं पहले कह चुका हूँ, कर्तव्य बनता है। और मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि ऐसे मंचलों की बहुत आदतें बिगड़ी हुई हैं, उसकी आदतें सुधारनी है और जो भी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनके सजा मिलेगी। निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल मैं अब दीपक जी आपसे कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये सवाल इसीलिए किया कि हिंदू संगठन तो सामने आ जाते हैं, मीडिया में खबर आती है और तब आती है जब हिंदू संगठन इस तरीके के मामलों को उठाते हैं। आपके खिलाफ भी आप जैसा बता रहे थे कि जब आप लोगों ने ये मामला पूरा उठाया तो आप लोगों को भी कई तरीके से हैरेस किया गया, क्या कुछ किया गया था आप लोगों के साथ? जब इसका ज्योति का हमने मामला उठाया तो बहुत जबरदस्त प्रेशर हमारे ऊपर मुस्लिम संगठनों का पड़ा कि इस मैटर को यहीं समाप्त कर दो, वरना जो पड़ोस में आप रहते हो आपके साथ में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय भाई पिंकी चौधरी जी ने हमें यही सिखाया है कि इंसाफ, अगर किसी भी बहन बेटी के साथ में कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपकी गर्दन भी कट रही है तो वहाँ आपको झुकना नहीं है, क्योंकि उन्हीं से हम लोग सब सीखते हैं और उन्होंने ही हमें झुकना कभी सिखाया नहीं है। हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल तो हर जगह पहुंचता है। भिसौड़ा का कांड आप ले लो, भिसौड़ा में सबसे पहले अभी केजरीवाल जी गए थे, केजरीवाल पीड़ित परिवार से नहीं मिल के आए, जिसके साथ में उनका क्या हाल हो रहा है वो अब सब जान रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति की चमकानी थी, बिल्कुल, और किस तरह से समझाए उनका क्या हाल हो रहा है। चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, ये तो अखिलेश सरकार में सारा कुछ हुआ है, मुजफ्फर दंगा भी इसमें हुआ है, सारे दंगे उसी में हो रहे हैं। ठीक है, ज्योति हमारे साथ है, ज्योति हमारे साथ हैं, वो पीड़िता जिन्होंने इस लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके आवाज उठाने से पहले उन्हें किन किन चीजों से, किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, आज वो बातें हमारे से साझा कर रही हैं। ज्योति, अभी जब हम ब्रेक पर थे और आप जैसा बता रही थी कि बहुत ज़्यादा आप रात में सोती नहीं थी, आपको वो डर सताता रहता था कि वो लोग मेरे साथ क्या कर सकते हैं, जो वो बातें आप जो बता रही थी कि वो लड़के क्या कहते थे आपसे, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक, बहुत सारी ऐसी आपकी सहेलियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हो सकती हैं जो डर कर अभी वो बातें ना बता रही हो अपने परिवार को, लेकिन आपकी आवाज़ सुनने के बाद शायद उनका डर खत्म हो। आप बताएं कि वो लड़के क्या कहते थे और आपका जवाब क्या होता था उनको। ज्योति,
इस्लाम के लिए बोलते थे कि तू हमारे साथ रहने लग जा, हम तुझे किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे, तुझे जो भी चाहिएगा वो ला कर देंगे, हमारे साथ रहने लग जा, इस्लाम कर ले हमारे साथ, तू हमारे साथ खुश रहेगी। ये सब बहुत सारी बातें थी, ये सब बोलते थे वो लोग, कहते थे हमारे साथ रहने लग जा, तू खुश रहेगी हमारे घर में। कि एक बार तो अपहरण करने का भी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं इसमें कामयाब रहे। इसलिए मेरा जवाब क्या होता था उनको उस वक्त? मैं बहुत डरी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी उनसे। चलिए, आपकी माँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजवती जी हैं। राजवती जी, आपने जैसे बताया कि उन लड़कों के परिवार के लोग भी आपके घर आते थे और आप लोगों को तमाम तरीके की बातें करके बहलाया फुसलाया जाता था, कई बार धमकियाँ भी दी जाती थी, क्या कुछ कहते थे वो लोग? आ जाती थी और कहते थे, वो लेडीज भी आती थी और आदमी भी आते थे। 10 दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं, वो बोली कि फैसला कर लो, तो लेडीज भी आती थी मेरे घर पे और बहुत धमकी देती थी, पैसा ले लो और या वो कर लो, तुम्हें मार देंगे, देखो तुम ज़्यादा वहाँ बात फैलाओगी ज़्यादा तो तुम्हारी भी बेटी है, हमारे भी बेटे हैं, और जो है तुम जो है फैसला ले लो यहीं पे। हमने इनका सहारा लिया। वो बहुत लोग धमकाते थे हमें, आते थे रात को भी 11 बजे भी आते थे और 12 बजे तक भी, और लेडीज़ भी आती थी। जी, विक्रम सिंह जी, आप अगर हमारे साथ बने हो तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से एक परिवार में एक तो बेटी को परेशान कर रहे थे, दूसरे परिवार को भी परेशान किया जा रहा था, और इस पूरे आप षड्यंत्र में देखिए कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि सिर्फ लड़के इन्वॉल्व थे, लेकिन परिवार की महिलाएं तक आके घर की महिलाओं को धमका कर जाती थी। यानी पूरे एक बड़ा रैकेट, इसको हम सीधे सीधे बोलेंगे, चलता है एक परिवार के जरिए, पूरे परिवारों के जरिए ये षड्यंत्र चलता रहता है। जाहिर है संगठित अपराध है और इसमें पूरे गिरोह की तरह से इनका पूरा परिवार और समाज एकजुट होकर के इन्होंने इस जिहाद को क्रियान्वित करने का प्रयास किया था। आप ये भी अवगत होंगी कि ये लव जिहाद जो है केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, विश्व की समस्या है और इसमें एक धन भी दिया जाता है उन लड़कों को जो ये इस प्रकार के अपराध करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस कर्मियों ने इस परिवार की और इस बच्ची की रक्षा के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की और इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। 12 बजे रात तक आकर के अगर किसी को प्रताड़ित किया जाए, निरंतर किया जाए और पुलिस मूक दर्शक बनी रहे, तो आप स्वयं समझ सकती हैं कि परिवार और बच्ची कितनी भयाक्रांत होगी। लेकिन अब समय बदल चुका है। हाँ, और विक्रम जी, आप जैसा बता रहे थे कि पुलिस ने भी एक्शन नहीं लिया, और अभी भी हम आपको बता दें कि हम गाजियाबाद के एसपी से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने, गौरव मिश्रा ने वहां जाकर बात करने की कोशिश की। हम इस पूरे प्रोग्राम के दौरान और इससे पहले भी उनको फोन कर रहे थे, लेकिन बार बार सिर्फ हमें एक बात कही जाती है कि सर मीटिंग में है। साफ जाहिर है कि पुलिस महकमा इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डर क्या होता है, क्यों इतना दबाव में रहता है पुलिस महकमा कि ऐसी खबरों पर कोई गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जाता? वो जो राजनीतिक संकेत दिए जाते हैं, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी वर्दीधारी होगा वो संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए नहीं। और ये बात लोग समझते हैं। जी, इलीगल दबाव था, अवैधानिक दबाव था, पुलिस को ये नहीं मानना चाहिए था। उनका उत्तरदायित्व था कि अपराधियों की कमर तोड़ दें कानूनी तरीके से और बच्ची और उनके परिवार की सुरक्षा करें, और वो दोनों तरीके से फेल हुए, जिसकी खामियाजा, जिसकी जवाबदेही उनकी आज बनती है। मैं उम्मीद करता हूं जहां कहीं ये पुलिस का ऐसा फेलियर रहा है, शासन प्रशासन इसकी भी जांच करके ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करेगा जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विक्रम जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो इन खबरों के खिलाफ आवाज सबसे पहले हिंदू संगठन उठाते हैं। हिंदू संगठनों के विरोध में आवाज उठनी शुरू हो जाती है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि जो संगठन सही तरीके से ऐसी खबरों के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में आवाज उठाएं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए? हमारा धर्म निरपेक्षता का एक नया नमूना जो आ रहा है कि अगर कहीं हिंदुओं की आलोचना करें, कृष्ण भगवान की आलोचना केजरीवाल करें, तो वो एक धर्म निरपेक्ष माने जाते हैं। अरे आप जरा किसी और के जरा किसी की आलोचना करके तो देखिए। मैं नहीं चाहता हूं किसी की आलोचना हो, लेकिन अगर किसी ने अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा के लिए आवाज उठाई, उसकी तो रक्षा होनी ही चाहिए। कश्मीर से लाखों कश्मीरी ब्राह्मण निष्कासित कर दिए गए, आसाम में अत्याचार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है, वहां कोई बोल दे तो सांप्रदायिक बता दिया जाएगा उसको। उसकी रक्षा ने छोड़ दी, जिसको सांप्रदायिक बना दिया जाएगा।
तो ऐसे हिंदू विरोधी बुद्धिजीवियों को, ऐसे धर्मनिरपेक्षतावादी राजनेताओं को जो सिर्फ जुबानी बात करते हैं, उनको इन घटनाओं को जरा गौर से देखना चाहिए। उन्हें ज्योति की कहानी जरूर देखनी चाहिए। विक्रम जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ इस वक्त कानूनी सलाहकार हिंदू रक्षा दल के संकेत कटारा जी भी मौजूद हैं। संकेत जी, कानून के जरिए हम अच्छे मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ये कानून में ये भी प्रावधान है कि जो कल्प्रिट्स होते हैं वो भी बच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जब हम ये देख रहे हैं, आपने जैसे भी बताया कि दोनों लड़कों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, इसके बाद क्या अब आप लोगों ने दोबारा उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का सोचा है? किसी तरीके की FIR के लिए आप मन बना रहे हैं? क्योंकि बाल सुधार गृह में भेज देना तो इंसाफ नहीं हुआ ना। ये सबसे पहले मैं आपका ध्यान एक बात पे केंद्रित करना चाहूंगा कि लड़की को अपने पेपर तक छोड़ने पड़ गए, प्री बोर्ड के एग्जाम तक छोड़ने पड़ गए, और वो बच्चे कितने छात्र होंगे, जैसा कि हमारी गुड़िया ने बताया, ज्योति ने, कि एक तो लड़का इसकी क्लास का और एक इसके साथ एक्स्ट्रा आता था, वो जो कि बालिग लड़का था उसको नाबालिग बना के पेश करना, यह एक सोची समझी साजिश का उदाहरण है कि किस प्रकार कि बाहर से लड़का बुलाकर इस लड़की को सेट करवाने का, एक तरीके से लव जिहाद में फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात अपनी हिंदू बहन बेटियों, उनके परिवारों को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये भी है, गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखें, और बच्चियां भी ये ध्यान दें कि अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो बिना डरे सबसे पहले अपने माँ बाप को इस बारे में जानकारी जरूर दें। विजय शंकर तिवारी जी, VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, ऐसे ना जाने कितनी खबरें हमारे सामने आई और हम कितनी बार इस पर बहस कर चुके हैं, अभी तक एक डेड एंड पर नहीं पहुंच पाई है ये पूरी जो घटनाएं सामने आती हैं। अब वो वक्त आ गया है, क्या होना चाहिए सीधे तौर पर? मुस्लिम साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो बहुत तरीके अपनाए जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि बढ़ाई जाती है, जो भी है, तो लव जिहाद भी उसका एक तरीका है। और ये पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर देश में जब व्यापा, जब केरल हाई कोर्ट के से ये बात खुली कि नहीं, लव जिहाद ये हकीकत है। और इस प्रकार की घटनाएं केरल में बहुत सारी हुई, वहां से शुरू हुआ, और उत्तर प्रदेश तो इसका गढ़ है। तो इसके लिए समझना चाहिए कि ये एक तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी है और मुस्लिम साम्राज्य बढ़ाने का एक तरीका है। इसके लिए सजग रहना चाहिए, और अपनी जो हिंदू माँ बहन बेटियां हैं, हर परिवार अपने बच्चों को पूरी तरीके से नजर रखना चाहिए। और समाज में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, विजय जी, संस्कार पाठशाला की बात चली थी, संस्कार पाठशाला की बात जब चली थी तो मुझे याद है, और आपको भी याद होगा, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। हमारे यहाँ के जो सेकुलरवादी लोग, उन्होंने बड़ा विरोध किया था संस्कार पाठशाला। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में, इस समय में संस्कार पाठशालाओं की जरूरत है? बताया ना, जागरूकता की जो बात कही हमने, उसके तरीके कई हो सकते हैं। संस्कार पाठशाला होता है और ट्रेनिंग हो सकती है, और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग हो सकती है, मानसिक जो परिवर्तन होता है उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, वो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जी, यानी खुद सजग रहने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए, क्योंकि वक्त धीरे धीरे कम हो रहा है। हम सबसे पहले ज्योति आपसे चाहेंगे कि आप क्या उम्मीद रख रही हैं, अब जो सरकार बदली है, आप क्या कहना चाहेंगी, उनसे क्या उम्मीद है? और बहुत सारी ऐसी आपकी दोस्त, आपकी सहेलियां, आपकी बहनें जो इस वक्त देख रही हैं आपको, उनसे आप क्या एक आखिरी संदेश देना चाहेंगी? कि मेरा यही संदेश है कि अगर कुछ घटना होती है लड़कियों के साथ, तो पहले अपने मम्मी पापा को बताएं, या फिर किसी पुलिसकर्मी का सहारा लें, या किसी संगठन का, किसी को बताएं, जब ही इस समाधान का सुलझन होगी, जब इस समाधान का सुलझन होगी। इसलिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को सारी बात बतानी चाहिए अगर कुछ घटना होती है तो उनके साथ। राजवती जी, एक माँ होने के नाते, एक पहली पाठशाला होने के नाते, आप तमाम माँओं को क्या संदेश देना चाहती हैं ऐसी खबरें अगर सामने आती हैं तो? हाँ, देखो, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ, जैसे किसी की बेटी के साथ ना होना चाहिए। और मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, तो आगे बढ़ना चाहती है, और इसके दिमाग में ये है, तनक आप लोगों का संगत चाहिए मेरे को, आप लोगों का सहयोग। चलिए, और ये दीपक जी हैं, ये बहुत साथ दे रहे हैं मेरे लिए, हिंदू दल से जुड़े हुए, ये बहुत साथ दे रहे हैं। दीपक जी, हिंदू रक्षा दल अपना काम करता रहा है, और क्या कुछ और क्या उम्मीद रखता है सरकार से, बदली हुई सरकार से क्या उम्मीद रखता है दीपक जी?
हिंदू रक्षा दल केवल ये चाहता है, जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो अब बने हैं, मेरा उनसे केवल एक ही निवेदन है कि एक तो जो हमारी जो जगह जगह आज भी जो गौ माता हैं, वो जगह जगह जो कूड़े पे हैं, वो केवल एक बार एक निवेदन ये कर दें सभी से कि इन गौ माताओं को सबको गौशाला में पहुंचाने का काम बच्चियों के लिए सब लोग करें। और दूसरा ये जो हमारी बहन बेटी हैं, जो रोमियो इस वक्त जो चला रखा है इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं इनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो पार्कों में जो हमारे जो मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं ना, ये अधिकतर हिंदू बहन बेटियों को लेकर पार्कों में जाने का काम करते हैं। ठीक है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। संकेत कटारा जी, क्या आप अब परिवार के उस परिवार के खिलाफ भी क्या मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं जिनकी वजह से ज्योति की पढ़ाई भी पूरी तरह से बाधित हुई है, ज्योति का 2 साल खराब हुआ है? बिल्कुल मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूं इसके खिलाफ एक कठोरतम कानून की बेहद आवश्यकता है कि इससे कठोरतम कानून बनना चाहिए। विक्रम सिंह जी, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। जी, हमारी बच्चियां, उनके परिवार अपने को असहाय न समझे। पूरा कानून, पूरी व्यवस्था, आपका चैनल, दीपक जी, कटारा जी, सब एकजुट हैं कि अपनी बच्चियों और उनके परिवारों को महफूज रखें। और इसके पहले अगर कोई घटना हुई है वो आज फिर रीओपन हो सकती है और रीओपन कराई जानी चाहिए। बिल्कुल रीओपन हो सकती है और रीओपन कराई जानी चाहिए, तभी जाकर स्थिति बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कुल मिलाकर हमारे इस कार्यक्रम को आपके सामने रखने और दिखाने का उद्देश्य इतना था कि लड़कियां जागरूक हों, हिंदू लड़कियां जागरूक हों उस षड्यंत्र से जो सीधे तौर पर इस्लामिक आतंकवाद का क्रूरतम चेहरा है, जिसे लव जिहाद कहा जाता है। ज्योति आज सामने आई है, ज्योति ने उसके खिलाफ एक्शन लेने का मन बनाया है। ऐसी तमाम लड़कियों को अब सामने आकर जो इस जंजाल में फंस चुकी हैं या जिन्हें फंसाए जाने के लिए अभी षड्यंत्र रचा जा रहा है, निडर होकर अपने मां बाप से अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर यह खबर, यह घटना की जानकारी पूरी दें। और जब तक आप आगे नहीं आएंगी तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि कानून जरूर बदलेगा और लव जिहाद जैसे गंदे षड्यंत्र से भारत को मुक्ति जरूर मिलेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।